हाँ भाई, तो आज हम अपने पास रिवाइज करेंगे नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, इजी चैप्टर है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पहली चीज तो सबसे पहली बात, एरर क्या है। एरर बेसिकली अकाउंट्स में, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी तरीके से कोई चीज गलती कर दी, वो हमारी एरर हो जाएगी। ठीक, और उस एरर को अगर हम सुधारते हैं तो क्या बोलते हैं हम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब हमने एरर्स में पहले सबसे पहले देखे थे स्टेजेस, किन किन स्टेजेस पे हमारे पास एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला स्टेज क्या था, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर हम गलती करते हैं तो। दूसरा स्टेज क्या है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। और तीसरा स्टेज क्या है, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इसको याद करो, मैंने क्लास में ऐसे बताया था कि जैसे तुम बचपन में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे जो होमवर्क में मिलते थे, तो वैसे तो कभी किसी ने किया नहीं, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी किसी ने तो किया ही होगा मैथ्स का होमवर्क। ठीक है, तो जो मैथ्स का होमवर्क तुम करते थे तो क्या करते थे, पहले क्वेश्चन आता था तुम्हारे सामने बुक में, तुम उसको सॉल्व कर लेते थे अपने हिसाब से। फिर कभी कभी जब तुम चेक करने बैठते थे तो ज़्यादातर आंसर पीछे मिल जाता था, पीछे की बुक से चेक कर, पीछे आंसर होता था उसे चेक करते थे। बट कभी कभी ऐसा होता था पीछे चेक करने से पहले ही तुम्हें खुद मिल जाता था कि तुमने कोई गलती करी है, तो क्या करते थे तुम, उसको वहीं काट देते थे और उसके ऊपर अपना सही आंसर लिख देते थे। ठीक, दूसरा क्या होता था कि तुमने सॉल्व कर दिया अपना और फिर तुम्हें पता चल रहा है पीछे चेक करने के बाद कि तुम्हारा आंसर गलत है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सेकंड स्टेज। कि एक तो है कि तुमने गलती पहले खुद ही लोकेट कर ली आंसर चेक करने से पहले, दूसरा तुमने आंसर चेक करने के बाद लोकेट करी अपनी गलती, तीसरा कि तुमने अपने हिसाब से सॉल्व किया, तुम्हारे हिसाब से आंसर जो आया वो पीछे के आंसर से मैच हो गया और तुम खुश हो गए कि भैया मेरी तो आंसर मैच हो गया। पर जब तुमने अपना रजिस्टर होमवर्क का टीचर को दिखाया, टीचर ने बताया कि तुमने गलती करी थी, लक बाय चांस तुम्हारा आंसर प्लस माइनस डिवाइड जो मर्जी करके मैच हो गया। ठीक है, तो ये तीन तरीके से तुम स्कूल में एरर्स करते थे, कुछ ऐसे ही एरर्स यहाँ पे भी हैं। पहला एरर है, हमने ट्रायल बैलेंस बनाई भी नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमने गलती अपनी पकड़ ली। तो अगर हम इस सिचुएशन में हैं, अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट के थ्रू अपने एरर को रेक्टिफाई करेंगे। और अगर हमें वो स्टेटमेंट में डेबिट करना है तो हमारी स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होती है, 2 से। और अगर हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री में कुछ क्रेडिट करना है तो हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा बाय से। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज क्या था, ट्रायल बैलेंस हमने बना ली बट ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुई और फाइनल अकाउंट्स बना ही नहीं। क्यों नहीं बने, क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस आपकी मैच नहीं होगी तब तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते। तो ट्रायल बैलेंस बना ली बट वो मैच नहीं हुई, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमने ट्रायल बैलेंस कब बनाई होती है, जब हम लेजर और जर्नल बना चुके होते हैं, मतलब जर्नल लेजर की पोस्टिंग हम कर चुके हैं। तो क्या होगा, अगर हमें इसको सुधारना है, यहाँ पे कोई गलती है इसको सुधारना है, तो हम पास करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, हमने जर्नल और लेजर में डाल दिया है, पोस्टिंग कर चुके हैं। तो जैसे स्कूल में करते थे, तुम जाके गलती के ऊपर काट देते थे, यहाँ पे काट नहीं सकते, यहाँ में क्या करना पड़ेगा, एक
रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, पुरानी चीज़ को जाके पीछे बैकडेट में डिलीट नहीं करोगे, ना ही उसके ऊपर काटा लगाओगे, तो वो पास होगा रेक्टिफाइंग एंट्री से। और तीसरा स्टेज है कि हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए हैं, उसके बाद गलती मिल रही है। तो लेट अस सपोज जैसे हम 2021 में कोई गलती करते हैं और बुक्स अब किसकी बना रहे हैं हम, 2022 की, ठीक है। तो 2021 में जो हमने एरर करा वो रेक्टिफाई अगर हम 2022 में कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, ये है आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। हमने अपने हिसाब से जब क्वेश्चन सॉल्व करा था तो हमारा आंसर पीछे से टैली हो गया था, जो पीछे आंसर तुम्हें स्कूल में दिया जाता था बुक के अंदर। वैसे कुछ समझ लो कि ट्रायल बैलेंस तुम्हारी मैच कर गई, और मैच ट्रायल बैलेंस के बेस में तुमने ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बना दिया, तुम्हें अगले साल पता चल रहा है कि अरे पिछले साल तुमने कुछ गलती कर दी थी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, पास करनी पड़ेगी एक रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर मैंने एक चीज बताई थी, याद है किसी को? रेक्टिफाइंग एंट्री जो ये थर्ड वाली है, इसके अंदर कुछ ध्यान रखना पड़ता है। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट यूज हो रहा है तो हम उस इनकम या एक्सपेंस का नाम यूज नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पे यूज करेंगे क्या, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सर समझ नहीं आया, देखो लेट अस सपोज 2021 में तुमने 20,000 रुपए की क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं करी, ठीक है। तो 2021 में अगर तुम 20,000 की क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते तो एंट्री क्या करते, बताओ? हाँ, 20,000 की परचेज करी तो क्या करोगे, परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक, 20,000 से। अब ये वाली जो एंट्री पास करनी थी ये आपने एंट्री पास नहीं करी, 2022 में जाके पता चल रहा है अरे ये एंट्री मिस आउट हो गई। तो हम 2022 में रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे, हम ये देखेंगे भैया एंट्री तो ये वाली हो जानी चाहिए पूरी, क्योंकि पूरी की पूरी एंट्री हमने मिस करी है तो पूरी की पूरी एंट्री एज इट इज हो जानी चाहिए। बट जो रेक्टिफाइंग एंट्री है उसके अंदर अगर इनकम का अकाउंट आ रहा है, ये एक्सपेंस का अकाउंट आ रहा है, तो हम वो नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब चेक करके बताओ इसमें कोई एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट है, परचेज एक्सपेंस अकाउंट है, तो क्या करोगे, तुम यहां डाल दोगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। ये क्यों करते थे हम, क्यों परचेज नहीं लिख रहे, क्यों P&L एडजस्टमेंट लिख रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर मैंने यहां पे परचेजेस लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये परचेजेस इस साल के ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा और दिखाई देगा कि हमने इस साल परचेज किया है, बल्कि कब का परचेज है, 21 का है ना, तो इसलिए हम P&L एडजस्टमेंट लिखते हैं। इनकम या एक्सपेंस अगर यूज करोगे तो वो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंस को चेंज कर देगा, जबकि एक्सपेंस पिछले साल का है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना पुराने, इसलिए P&L एडजस्टमेंट वर्ड यूज करता है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर ऐसे कुछ नहीं करना। अगर आप करंट ईयर में ही गलती ढूंढते हो और करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हो तो फिर कोई ध्यान नहीं कर, कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनी वो बना देंगे। अगले साल अगर गलती रेक्टिफाई हो रही है तो हम उसके लिए इनकम एक्सपेंस के अकाउंट को P&L एडजस्टमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेज ऑफ एरर। फर्स्ट स्टेज एरर स्टेटमेंट से रेक्टिफाई होगा, स्टेटमेंट अगर डेबिट करना है तो स्टार्ट होगा 2 से, क्रेडिट करना है तो बाय से। दूसरे स्टेज में रेक्टिफाइंग एंट्री, तीसरे स्टेज में रेक्टिफाइंग एंट्री, बस इनकम एक्सपेंस का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इसके बाद थे हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स। कितने तरीके के हमारे एरर्स हैं, तो क्या क्या थे, एक था एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा
एरर ऑफ कमीशन, और चौथा कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। ये है हमारे 4 तरीके के एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर आपने अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को गलत लगा दिया तो आप क्या कर रहे हो? एक एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने एक एक्सपेंस किया, उसको असेट के तरह से बुक कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा मोबाइल है, तुम मोबाइल खरीदते हो तो उसको असेट में डाल देते हो, बट आगे चल के मोबाइल को रिपेयर करा रहे हो, तो जो रिपेयर का खर्चा है वो कहाँ जाना चाहिए? एज एक्सपेंस कि मोबाइल की कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए? एक्सपेंस जाना चाहिए, क्योंकि वो रिपेयर हो रहा है। तो अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर को असेट की तरह से ट्रीट कर लिया, किसी असेट को एक्सपेंडिचर की तरह से ट्रीट कर लिया, या कहने के लिए सिंपली अगर आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही गलत लगा दिया तो ये क्या होंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ट्रायल बैलेंस विल टैली। एरर तो होगा बट आपको पता नहीं चलेगा। क्यों जी? मान लो मैंने इसमें जो रिपेयर करा है, रिपेयर को मैंने असेट दिखा दिया, तो असेट क्या होता है? डेबिट। और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो मेरे ट्रायल में मैं उसको एज एक्सपेंस लिखूं या एज असेट लिखूं, जाएगा किस साइड पे? डेबिट साइड पे ही। तो डेबिट पे जाता। मैथमेटिकली जब टोटलिंग करेंगे तो डेबिट पे जाना चाहिए, डेबिट पे चला गया, बट गलत जगह चला गया। एज एक्सपेंस जाना चाहिए था, चला गया एज असेट। तो इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली करेगी, आपका ट्रायल बैलेंस बताया नहीं पाएगी कि एरर है या नहीं। ठीक। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? जहां पे आप एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, आपने एंट्री मिस आउट कर दी, ओमिट कर दी। तो इसके अंदर 2 तरीके के एरर्स थे। कौन से? ये तो 2 भी तुम्हें मैंने शायद लग रहा है मुझे याद दिला दिए, तुम्हें तो याद भी नहीं थे, है ना? हाँ, फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन कौन सा है? जहां पे आपने डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही रिकॉर्ड नहीं करे हैं। और पार्शियल ओमिशन में या तो डेबिट रिकॉर्ड किया या क्रेडिट रिकॉर्ड किया, दूसरा रिकॉर्ड करना भूल गए हो। तो अगर आपका कंप्लीट ओमिशन है या फुल ओमिशन है तो बताना इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली करेगी या नहीं? क्यों करेगी प्रभात? मैथमेटिकली अगर आपने ना डेबिट में कुछ डाला ना क्रेडिट में कुछ डाला, बाकी सब चीजें पूरी डाली हैं, तो क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट बराबर से गायब है, सेम अमाउंट से अगर वो गायब हैं तो इस केस में ट्रायल बैलेंस विल टैली। और अगर आपका पार्शियल ओमिशन है, आपने डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट नहीं किया, तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड बढ़ जाएगी, क्रेडिट साइड छोटी हो जाएगी। या क्रेडिट साइड की पोस्टिंग कर दी, डेबिट साइड नहीं डाली, तो क्या होगा? क्रेडिट बढ़ जाएगी, डेबिट घट जाएगी। तो इस केस में ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। ठीक। एरर ऑफ कमीशन, इसको हम अपने पास दूसरे नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लरिकल एरर्स। ये एरर कौन से होते हैं? जैसे आपने टोटलिंग की मिस्टेक कर दी, ठीक है, फिगर लिखनी थी 1925, आपने लिख दी 1295। ठीक। आपने एक पेज का टोटल किया और अगले पेज पे जब उसको लिखा तो उसकी फिगर गलत लिख दी, ठीक है। आपने गलत अकाउंट में डाल दिया, राम में डालना था रामा में डाल दिया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के एरर्स होते हैं इसके अंदर। तो एरर ऑफ कमीशन ये हो जाता है जहां पे क्लर्क ने एरर्स करे होते हैं। तो इस केस में ये बताना कि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा नहीं करेगा वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करता है किस तरीके का एरर है। तो मान लो जैसे राम में डालना था रामा में डाल दिया, बट डाला डेबिट में ही, तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगी या नहीं? सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर बुद्धि लगाओ सब लोग। तुम्हें डालना था राम अकाउंट में कोई एंट्री, तुम्हें करना था राम में डेबिट, तुमने कर दिया रामा में डेबिट, ठीक है। बताओ ट्रायल बैलेंस टैली करेगी या नहीं? है? ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगी। नाम में ही तो गड़बड़ है, डाला तो डेबिट में ही है, डालना डेबिट में ही था, बस राम की जगह पे रामा में डाल दिया। क्यों नहीं है?
किसी न किसी का नाम रामा है, राम में डालने की जगह पे रामा में डाल दिया या राम प्रकाश में डाल दिया, तो क्या हुआ, नाम में गलती करी ना, वैसे तो कोई गलती नहीं है ना, तो बस ट्रायल बैलेंस टैली करेगी। तो इसके अंदर बड़ा मुश्किल है कि आप ये बताओ कि भैया इससे टैली करेगी नहीं करेगी, तो आपको हर एंट्री के लिए इसमें सोचना पड़ता है कि मैच होगी या नहीं मैच होगी। ठीक, अच्छा, लास्ट है हमारा कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं, वो एरर्स जो एक जगह पे हुए दूसरे एरर को छुपा रहे हैं। दो एरर होते हैं इस केस में, एक एरर एक जगह पे, दूसरा एरर दूसरी जगह पे, बट एक एरर जो हुआ उसको कॉम्पेंसेट कर देता है दूसरा एरर कहीं और होने से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे एक्सेस डेबिट कर दिया 300 से, ठीक है, किसी एक एंट्री में एक्स्ट्रा डेबिट मार दिया 300 रुपये से, और एक दूसरी जगह पे आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट भी कर दिया 300 रुपये से ही। तो क्या होगा, आपने पहले जब एक्सेस डेबिट मारा तो आपकी ट्रायल बैलेंस डेबिट से बढ़ गई, 300 रुपये से बढ़ गई, बट क्या हुआ, एक दूसरे जगह पे एक और एरर कर दिया, वहाँ पे क्रेडिट साइड को भी आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया 300 रुपये से। तो अगर आपकी डेबिट साइड 300 से बढ़ गई, क्रेडिट साइड भी अब 300 से बढ़ गई, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगी या नहीं, मैच करेगी। तो ये होते हैं हमारे कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। इन दिस केस ट्रायल बैलेंस विल टैली। ठीक है, तो हमने 3 केसेस देख लिए जहां पे ट्रायल बैलेंस टैली करेगी। एक सिचुएशन हो गई जहां ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगी, और इस सिचुएशन में हमें एंट्री से एंट्री सोच सोच के चलना पड़ेगा कि इसमें मैच करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एरर्स। सवाल में पूछ सकता है कि कितने टाइप के एरर्स हैं, उनको समझाओ और एक एक एग्जाम्पल लिख के दो। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या इनकी डेफिनेशन है, सारी चीज़ें क्लास में हमने प्रॉपरली लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स। अब इसके बाद हमने अपने पास सवाल शुरू करे थे। ठीक है, अब हमने जो क्लास में किया था वो कैसे किया था, हम अपने पास पहले लिखते थे करेक्ट एंट्री, फिर हम लिखते थे अपने पास रेक्टिफाइंग एंट्री, सॉरी, उसके बाद हम लिखते थे रॉन्ग एंट्री। पहले हमने लिख दी थी करेक्ट एंट्री, फिर हम लिखते हैं अपने पास इनकरेक्ट एंट्री या रॉन्ग एंट्री, और लास्ट में लिखते थे अपने पास रेक्टिफाइंग एंट्री। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये सिर्फ क्लास के लिए था कि करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री हम करते थे। ठीक है, हमने अपने पास एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री करके आना है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पहले करेक्ट सोचें, रॉन्ग सोचें और रेक्टिफाइंग सोचें। तो प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि ये तुम्हारे दिमाग में हो जाए और ये पेपर पे उतर जाए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मान लो हमने परचेजेस क्रेडिट पे करी थी और हमने बुक कर दी कैश में। हमने परचेजेस क्रेडिट में करी थी और क्या कर दी, रिकॉर्ड कर दी एज परचेज ऑफ कैश। तो हम क्या लिखेंगे करेक्ट एंट्री में, परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर, उधार पे खरीदी थी, रिकॉर्ड कर ली एज कैश परचेज। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, परचेजेस डेबिट टू कैश। तो हमने सोचना है इसका कि क्या होगा, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं भैया परचेजेस डेबिट होना चाहिए था, क्या परचेजेस डेबिट हुआ है, हाँ हुआ है, तो परचेज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है, नहीं, ये क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ नहीं ना, अब कर दो टू क्रेडिटर, तो ये भी हमने कर दिया। कैश क्रेडिट हो गया, क्या कैश क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, कैश फालतू में क्रेडिट हुआ, क्या करेंगे हम इसको डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट किया बेकार में, उसको डेबिट कर दो। ठीक, और कोई ले लो एक, हमने एक एग्जांपल, परचेज करा था 500 रुपये का सामान, उसको परचेज बुक में डालने की जगह पे सेल्स बुक में डाल दिया। समझ में आ रहा है, हमने 500 रुपये का माल खरीदा था, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में। तो बताना परचेजेस करी 500 रुपये की, एंट्री क्या करोगे, परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर,
₹500 से। हमने क्या कर दिया, उसको सेल्स बुक में डाल दिया, एज सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। बताना रॉन्ग एंट्री क्या करी हमने? हाँ, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब पूरी पूरी सेल्स वाली एंट्री कर दी। डेटा डेबिट टू सेल्स, सेल्स बुक में डालने का मतलब क्या है? सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स जाती हैं, ठीक है। तो डेटा डेबिट टू सेल्स। 2 मिनट लगाओ और जल्दी से बताना रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। बिल्कुल ठीक। परचेजेस डेबिट, सेल्स डेबिट टू क्रेडिटर टू डेटर। आओ देखो कैसे, किसी को नहीं समझ। हमें परचेजेस डेबिट करना चाहिए था, क्या किया डेबिट हमने? इसको चेक करो, नहीं किया ना, अब कर दो, परचेजेस को डेबिट कर दो, ठीक। क्रेडिटर बुक करना चाहिए था, क्रेडिटर क्रेडिट करना चाहिए था, क्या क्रेडिट किया है इसको? नहीं, तो अब कर दो। डेटर डेबिट कर दिया, क्या करना चाहिए था? नहीं, फालतू में डेबिट किया तो सुधार दो, टू डेटर। सेल्स क्रेडिट कर दिया, क्या सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, ये होना चाहिए था क्रेडिट, ये फालतू क्रेडिट हो गया, इसको डेबिट कर दो, ठीक है। तो हमने ऐसे करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग क्लास में करा था। तुम्हारे को ये एग्जाम में नहीं करना, अगर टाइम है तो कर लेना, अगर लग रहा है कि पेपर में टाइम है तो कर लेना, या किसी एक या 2 एंट्री के लिए कर लेना, जो भी तुम्हें लग रही हो मुश्किल है। हर एंट्री के लिए मत पकड़ने बैठ जाना, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी एक ही सवाल के अंदर। ये पर इतने मार्क्स, इतने मिनट का सवाल नहीं होता ना एग्जाम, इतने मिनट होते नहीं है ना। वो तुमसे सिर्फ ये मांगता है, उसको कोई मतलब नहीं है तुमने कैसे निकाला है ये, उसको सिर्फ अल्टीमेट ये आंसर चाहिए, ठीक है। अगर टाइम है तो कर लेना, अदरवाइज नहीं। या तुम्हारे पेपर में वैसे ही बड़े मार्क्स कम चल रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि यह पेपर ठीक तो जा नहीं रहा, तो फिर ऐसे में कर लो कि चलो कम से कम ये तो गलत ना हो, ठीक। अच्छा, एक जगह पे हमें कभी कभी यूज़ करना पड़ जाता है सस्पेंस अकाउंट। बताना सस्पेंस अकाउंट हमें कब यूज़ करना पड़ जाता है? जब हमारे पास एक एंट्री में गलती हो, मतलब डेबिट में या क्रेडिट साइड में कहीं एक जगह पे गलती हो, और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तो कुछ आ रहा है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा, या डेबिट साइड में कुछ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा, तो उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं। जैसे अगर सवाल कह देता है कि सेल्स वॉज अंडर कास्ट ₹500। पहली बात तो मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ, अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? हमने टोटल कम दिखाया है या दिखाना चाहिए था, क्या है? हमने टोटल कम दिखाया है या हमें टोटल कम दिखाना चाहिए? दिखाया है। हमने कम दिखाया है, ठीक है। मतलब सेल्स जितने से होनी चाहिए थी उसमें सेल्स 500 और बढ़ानी चाहिए थे, हमने 500 रुपये कम दिखाया। तो इस सिचुएशन में देखो, सिर्फ सेल्स में गलती है, ना तो डेटर में कुछ बता रहा है ना कैश में कुछ बता रहा है। तो इस सिचुएशन में सेल्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 500 से। अब ऊपर डेबिट में कुछ नहीं है, तो यही बोलता मैंने, या तो एक अकाउंट में गलती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डेबिट या क्रेडिट साइड में से एक जगह पे कुछ होता नहीं बचता, तो फिर इस सिचुएशन में क्या यूज करते हैं वहां पे? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे हमारा सस्पेंस अकाउंट यूज हो जाएगा। या अगर मैं इसको बोलता ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट का मतलब क्या है? ज्यादा दिखा दिया, हमने उसको रिवर्स करना है। अच्छा, ये कास्ट का मतलब क्या होता है? जो वर्ड है कास्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, कास्टिंग का मतलब क्या है? टोटलिंग। तो अंडर कास्ट का मतलब है अंडर टोटल किया है, ओवर कास्ट का मतलब
ज़्यादा टोटल कर दिया, ठीक है, तो कास्टिंग मीन्स टोटलिंग, ठीक है। तो इसके अगर सस्पेंस अकाउंट पता करना है तो सवाल में अगर कहीं पे भी लिखा है कि एक मतलब तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक अकाउंट में गलती है, तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि इट वॉज चार्ज टू दिस अकाउंट, चार्ज टू दिस अकाउंट, तो मतलब चार्ज टू मतलब सिर्फ उसी अकाउंट में गलती हुई है, दूसरे पे कोई गलती नहीं हुई, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सस्पेंस अकाउंट का। और क्या था इसके अंदर, तीसरे तरीके का एरर हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हमें एरर नेक्स्ट से पता चलता है, अगर अगले साल गलती पता चलती है, तो हमने डिस्कस किया है कि अगर वो आइटम इनकम की या एक्सपेंस की है तो हमने यूज़ करना है अपने पास P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। बताओ, आई थिंक इसमें और कुछ है नहीं चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन में। इसमें कोई क्या चीज़ परेशान करती है, क्या चीज़ समझ नहीं आती है, वो बताओ। कुछ बच्चों को मुझे जितना समझ में आता है वो एरर मिलता है कि सर वो ये ही नहीं बना पाते या ये नहीं बना पाते, उनके दिमाग में या तो करेक्ट एंट्री नहीं आ रही होती या रॉन्ग एंट्री नहीं आ रही होती, क्योंकि अगर ये बन गई तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो इसके लिए तुम्हें जर्नल प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ये 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो, 11th 12th फाउंडेशन में भी आ चुका है अब तो। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो करेक्ट एंट्री नहीं बनेगी, करेक्ट नहीं बनेगी तो रेक्टिफाइंग तो भूल जाओ। और रॉन्ग एंट्री बनाने के लिए तुम्हें हर बार को सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसको कोई तरीका नहीं दे सकता मैं कि भैया तुम्हें ये इसको कैसे करना है, ये भी तुम्हारी थॉरो प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। एक अकाउंट में गलती कहाँ हुई है, डेबिट और क्रेडिट हुआ है, सेल्स, परचेज, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे, ठीक है। तो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग ये क्लास में करेंगे, एग्जाम में मत करना, ठीक है। बताओ इस चैप्टर में क्या डाउट्स हैं किसी के, किसी ने कोई प्रैक्टिस करी है भी घर पे कि डाउट्स हैं? लिखा था ना कि दोनों पोस्टिंग हमने किया तो क्रेडिट में कर दिया, जहाँ पे वो वर्ड आता है ना कुछ, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि उसने डेबिट में किया क्रेडिट में किया या दोनों ही ऐसा होता है ना। डेबिट देखो, जब कभी कभी ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि ये डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, तो वो सोचो कि उसने किस अकाउंट में डाला है, ठीक है। जैसे मान लो टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड वाज पोस्टेड टू रिटर्न्स आउटवर्ड, ऐसा कुछ हो गया। सवाल कह रहा है मतलब एक ही आइटम या तो दोनों क्रेडिट में डाल दिए, मतलब कुछ भी नहीं है तो दोनों डेबिट में डाल दिए। कोई सवाल निकाला हुआ है, कोई सवाल देख है क्या, तो मैं एग्जांपल लेके पिक कर लूंगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मुझे याद आई, अगर सवाल कह रहा है कि उन्होंने कैश बुक में गलती करी है, कैश बुक में एंट्री ओमिट करी है रिकॉर्ड करने से, तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई, मतलब ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ। कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, प्रिंसिपल बुक मतलब मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, दैट मीन्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो एंट्री की है पूरी की पूरी मिस आउट हो गई है, तो उस केस में हम फुल ओमिशन मानेंगे, और फुल ओमिशन के केस में रेक्टिफाइंग एंट्री वही हो जाएगी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। बट अगर सवाल स्पेसिफिकली बोल रहा है कि कैश बुक में कैश कॉलम में ठीक बुक कर दिया है, दूसरी जगह पे नहीं हुआ है, तो फिर कैश की एंट्री नहीं आएगी, दूसरी जगह पे आ जाएगी, और कैश की जगह पे यूज होगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कैश बुक में एंट्री हो जाने का मतलब है, कैश बुक में ना एंट्री होने का मतलब कंप्लीट ओमिशन। आर्यन जो तू कह रहा है कोई सवाल है तो बता। कोई नहीं, तो फिर क्लास में ले आना, वहाँ से कर लेंगे। जो ऑनलाइन बैठे हैं, किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में, कोई चीज़ परेशान करती है तो बताओ। नहीं तो ठीक है, यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, ठीक है। किसी के पास भी कोई भी एरर्स हो, डाउट्स हो, तो मेरे पास ले आना, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।